हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक के क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 10 गति एवं दूरियों का मापन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 9 तक कवर कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। यदि आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं या फिर CTET 6 to 8 लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, यदि हम बात करें EMRS की तो TGT में टोटल क्वेश्चन आएंगे 180 नंबर के, और उसमें से जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा वह अपने सब्जेक्ट से आएगा। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट की, तो साइंस सब्जेक्ट से 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और यदि आप अदर सब्जेक्ट वाले हैं, जैसे मैथ्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं या फिर आर्ट्स वाले हैं, तो अपना सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आएगा। यदि आप बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको आसानी से बुक अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गति एवं दूरियों का मापन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मापन के मात्रक और गति, विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं मापन के मात्रक के बारे में। दोस्तों, पुराने जमाने में किसी भी वस्तु या फिर पदार्थ को मापने के लिए अपने शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग किया जाता था, जैसे कदम, बित्ता, भुजा की लंबाई, 4 अंगुलियों की चौड़ाई आदि को मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता था। किंतु विभिन्न व्यक्तियों के शरीर के अंगों की लंबाई अलग अलग हो सकती है, अतः इन्हें मात्रक के रूप में प्रयुक्त करना उचित नहीं है। इसीलिए समय समय पर मात्रकों की पद्धतियां चेंज होती गई। पहले हम देखते हैं सीजीएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है एवं समय का मात्रक सेकंड है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है या फिर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। तो आप याद कर लीजिए CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। उसी प्रकार नेक्स्ट पद्धति आई FPS पद्धति। तो आप लंबाई, द्रव्यमान और समय को याद कर लीजिए। F4 क्या होगा? फुट होगा। लंबाई का मात्रक FPS पद्धति में फुट है, द्रव्यमान का मात्रक P4 पाउंड है और समय का मात्रक S4 सेकंड है। तो FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? फुट है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? पाउंड है और समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। सबसे लास्ट में आई दोस्तों MKS पद्धति, जो कि अभी भी यूज की जाती है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है एवं समय का मात्रक होता है सेकंड, जो कि हम वर्तमान में भी यूज करते हैं MKS पद्धति की। दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग मात्रकों का उपयोग किया जाता था। परेशानी तब आई जब विभिन्न देशों ने आपस में व्यापार शुरू किया। मात्रक अलग अलग होने के कारण देशों के बीच व्यापार करने में काफी असुविधा होती थी और झगड़े की आशंका बनी रहती थी। इसीलिए विश्व के सभी वैज्ञानिक विभिन्न राशियों को मापने के लिए एक सर्वमान्य मानक मात्रक पद्धति के उपयोग पर सहमत हुए और इस सर्वमान्य पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति कहा गया और इसका अंग्रेजी नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स रखा गया। संक्षेप में इसे SI पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में विभिन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित मानक मात्रकों को स्वीकृत किया गया। दोस्तों, SI पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसका संकेत M होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका संकेत kg होता है। समय का मात्रक सेकंड है और इसका संकेत S है। ताप का मात्रक केल्विन है और इसका संकेत K है। ताप का व्यवहारिक मात्रक डिग्री सेल्सियस है। हम टेम्परेचर को किससे मापते हैं? डिग्री से ही मापते हैं, लेकिन ताप का जो SI मात्रक होता है वह केल्विन होता है, याद रखिएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर और इसे ऐसे डिनोट करते हैं। इसका ज्योति तीव्रता का SI मात्रक होता है कैंडेला और इसे CD से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा, इसका SI मात्रक होता है मोल और इसे MOL से
प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई मीटर में मापी जा सकती है। इसी तरह किसी भवन की ऊंचाई भी मीटर में मापी जा सकती है। मान लीजिए आपको अपनी किताब की लंबाई मापनी है। किताब की लंबाई 1 मीटर से बहुत कम होती है। ऐसी लंबाइयों को छोटे मात्रकों में लिखना अधिक सुविधाजनक होता है। मानक मात्रक से छोटे मात्रक को उस मात्रक का अपवर्तक कहते हैं। जैसे लंबाई का मानक मात्रक SI मात्रक क्या है? मीटर है। तो यदि हम मीटर से छोटे मात्रक में माप रहे हैं तो उसे मीटर का अपवर्तक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किताब की लंबाई 1 मीटर से बहुत कम है तो हम उसे सेंटीमीटर में माप रहे हैं, तो सेंटीमीटर मीटर का क्या होगा? अपवर्तक होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम मानक मात्रक से छोटे मात्रक में जाएं तो वह मानक मात्रक का अपवर्तक मात्रक होगा, और यदि हम मानक मात्रक से बड़ी मात्रक में किसी वस्तु को मापें तो वह जो मात्रक होगा वह मानक मात्रक का गुणज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 शहरों के बीच की दूरी मापनी है। इतनी लंबी दूरी को मीटर में मापना असुविधाजनक है, तो इसके लिए हम मीटर से बड़े मात्रक का यूज करेंगे। मानक मात्रक से बड़े मात्रक को उस मात्रक का गुणज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को मापने के लिए किलोमीटर का यूज करेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मीटर का गुणज है। तो इसी प्रकार यदि मात्रक से छोटे मात्रक में हम यदि किसी वस्तु को मापें तो वह मानक मात्रक का क्या होगा? अपवर्तक होगा। और यदि हम मानक मात्रक से बड़े मात्रक के द्वारा हम किसी वस्तु की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें तो इस मात्रक को कहा जाएगा मानक मात्रक का गुणज। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों गति। गति क्या है? समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी वस्तु को गति में है कब कहेंगे? जब समय के साथ उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। उदाहरण के लिए मकान, बिजली का खंभा आदि स्थिर है, उनमें गति नहीं है। समय में परिवर्तन के साथ उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मकान जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा ही रहेगा, खंभा जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा ही रहेगा। लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों उड़ते हुए पक्षी की या फिर तैरती हुई मछलियों की, तो कुछ समय पश्चात देखेंगे हम कि जहां पर पक्षी उड़ रही थी वह उड़कर आगे निकल गई है, और जहां पर मछलियां तैर रही थी कुछ समय पश्चात वहां से वह आगे निकल गई है। तो समय के साथ मछलियों की स्थिति और पक्षियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो वे क्या है? गतिशील अवस्था में है। और मकान जहां पर खड़ा था समय में परिवर्तन होने के बावजूद भी वह वहीं पर खड़ा है, तो वह विरामावस्था में है, मीन्स गति में नहीं है। दोस्तों, गति के अनेक प्रकार होते हैं। पहला है सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। दूसरा है वर्तुल गति या वृत्तीय गति। वर्तुल गति और वृत्तीय गति दोनों सेम ही होते हैं। इंग्लिश में इन्हें सर्कुलर मोशन कहा जाता है। थर्ड है दोस्तों आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। और फोर्थ है घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। और दोलन गति। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों सरल रेखीय गति, सिंपल लीनियर मोशन। वह गति जो सरल रेखा में होती है सरल रेखीय गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ से गिरते हुए फल की गति, बंदूक से निकली गोली की गति, 100 मीटर की दौड़ में दौड़ने वाले धावक की गति, ये सब एक सीधी रेखा में गति करते हैं। सीधी या सरल रेखा में होने वाली गति को ही सरल रेखीय गति कहते हैं। सेकेंड है दोस्तों वर्तुल गति या वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, जो वृत्ताकार मार्ग में होती है वृत्तीय गति कहलाती है। नाम से स्पष्ट है, वृत्ताकार। वृत्त कैसा होता है? गोल होता है, तो वह गति जो गोलीय हो। फॉर एग्जाम्पल, कोल्हू का बैल डोरी से बंधे पत्थर को घुमाने पर पत्थर की गति। चक्र दोले में बैठा हुआ बच्चा, मीन्स जो गोल वाला झूला होता है उसमें बैठे व्यक्ति की गति। एक केंद्र के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति करने वाले ये सभी वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। मीन्स
एक केंद्र के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में गति को ही वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों घूर्णन गति। दोस्तों हम सभी लट्टू को घूमते हुए देखे हैं। लट्टू की जो गति होती है वह घूर्णन गति कहलाती है। मीन्स घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है। बर्तन बनाने वाले कुम्हार का चाक, घूमती हुई फिरकी, गतिमान पंखा और अपनी धुरी के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी, ये सभी क्या है? घूर्णन गति के उदाहरण हैं। दोस्तों घूर्णन गति और वृत्तीय गति में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति कहेंगे, लेकिन जब वस्तु बाहर स्थित अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे वृत्तीय गति कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों दोलन गति। जब कोई वस्तु अपने सेंटर पॉइंट के अगल बगल इधर उधर घूमती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? दोलन गति कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल झूला। झूला जब स्थिर होता है तो वह सेंटर पॉइंट पे होता है, लेकिन जब उसमें हम बैठकर झूलते हैं तो सेंटर पॉइंट के अगल बगल इधर उधर घूमते हैं, तो इस प्रकार की गति को ही कहा जाता है दोस्तों दोलन गति। फॉर एग्जाम्पल दीवार घड़ी में लटके पेंडुलम की गति। दीवार घड़ी में जो लटकी हुई पेंडुलम होती है तो वह जब स्थिर अवस्था में होती है तब सेंटर में होती है, लेकिन जब वह गति करने लगती है तो सेंटर पॉइंट से अगल बगल घूमने लगती है। तो इस प्रकार की गति को ही दोलन गति कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है दोस्तों मंदिर में लटके घंटे की गति। मंदिर की जो घंटी होती है वह जब विश्राम अवस्था में होती है तो सेंटर पॉइंट पे होती है, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं और उस घंटी को बजाते हैं तब वह घंटी अगल बगल इधर उधर घूमने लगते हैं सेंटर पॉइंट से। तो ऐसी गति जिसमें सेंटर पॉइंट से अगल बगल गति होती हो तो इस प्रकार की गति को ही कहा जाता है दोलन गति। नेक्स्ट है दोस्तों आवर्ती गति, पीरियोडिक टेबल। वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल घड़ी के सेकंड वाली सुई की गति। हम यदि घड़ी के सेकंड वाली सुई को देखें तो वह एक चक्कर कंप्लीट करने में 1 मिनट का टाइम लेती है, फिर दूसरा चक्कर लगाने में भी वह 1 ही मिनट का टाइम लेती है, तीसरा चक्कर लगाने में भी वह 1 ही मिनट का टाइम लेती है। तो इस प्रकार वह गति जो निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है आवर्ती गति कहलाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।